हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया पांडे एंड वेलकम टू लॉ एड। हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं हमारे ऑल इंडिया बार एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में एंड करेंटली वी आर डूइंग द इंडियन एविडेंस एक्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, दैट इज द टर्म एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। एविडेंस का मतलब हो जाता है ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। ये सारी चीजें एविडेंस के मीन्स एंड इंक्लूड्स में शामिल है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एविडेंस एक्ट वाज इनैक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। आप अगर इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपकी एविडेंस एक्ट की तैयारी तो अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने 40 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो एविडेंस एक्ट कौन से ईयर में इनैक्ट करा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज 1872। और अगर बात पूछी जाएगी हमारे क्रिमिनल लॉज के बारे में, दैट मीन्स भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो उसकी इनैक्टमेंट ईयर है 2024 और इन्फोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 2024। और अगर अडॉप्शन डेट पूछी जाएगी तो 25 दिसंबर 2023। ठीक है। और एविडेंस एक्ट के साथ ही साथ हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो भी 1872 को ही इनैक्ट हुआ था। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एग्जामिनेशन इन चीफ इज कंडक्टेड बाय। जो चीफ एग्जामिनेशन होती है वो किसके द्वारा कंडक्ट करी जाती है? चीफ एग्जामिनर ऑफ द कोर्ट, a lawyer appointed by the accused, a lawyer appointed by the government, or the presiding judge in the court। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन इन चीफ किसके द्वारा कंडक्ट करी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज लॉयर अपॉइंटेड बाय द अक्यूज। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन इन चीफ हमेशा उस पर्सन से करी जाती है जिस पर्सन को हमने खुद ही बुलाया है कोर्ट में। ठीक है, तो हम एज अ लॉयर हम खुद ही जाकर एग्जामिनेशन इन चीफ करेंगे उस पर्सन का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who is prevented from being testified under section 118 of the Indian Evidence Act? किसे प्रिवेंट करा जा रहा है फ्रॉम बीइंग टेस्टिफाइड अंडर सेक्शन 118? ऑप्शन 1, a lunatic who cannot understand the question put to him, extreme old age person who cannot give rational answers to the question, option 3, a tender age person who cannot give rational answer to the question। तो 118 के अकॉर्डिंग किसे हम प्रिवेंट कर रहे हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। हम उस लुनाटिक पर्सन को भी रिफ्रेन कर रहे हैं फ्रॉम गिविंग एन एविडेंस जो कि क्वेश्चन को समझ नहीं सकता है, या कोई एक्सट्रीम ओल्ड एज के पर्सन है जो रैशनल आंसर नहीं दे सकते हैं, या कोई टेंडर एज का पर्सन है जो रैशनल आंसर नहीं दे सकता है। ये सारे पर्सन को वी रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग द स्टेटमेंट या गिविंग एविडेंस। ठीक है, एज पर सेक्शन 118। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिविल केसेस इंडियन एविडेंस एक्ट बेस्टोज बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन। सिविल मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? क्या वो पिटिशनर पर होता है, रिस्पोंडेंट्स पर होता है, स्टेट गवर्नमेंट पर होता है, या फिर कोर्ट पर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज सिविल मामलों में इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा पिटिशनर पर रहेगा। ठीक है, और बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में हम सेक्शन 101 में पढ़ते हैं एंड ओनर्स ऑफ प्रूफ के बारे में हम 102 में पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी मेड बाय। किसके द्वारा डाइंग डिक्लेरेशन किया जाता है? इज इट बाय द डाइंग पर्सन इन हॉस्पिटल, a doctor who is treating the deceased in the hospital, a deceased before the death, or the nearest relative of the deceased? Dying declaration must be made by, and the correct answer to this question will be option 3, that is the deceased before the death.
डाइंग डिक्लेरेशन हमेशा उस पर्सन के द्वारा करा जाता है जिस पर्सन की डेथ हो चुकी है और उसकी डेथ के पहले उसने अपनी डेथ से रिलेटेड क्या बातें कही, दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन। और ये सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है और साथ ही साथ सेक्शन 26 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम टॉक्स अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a will is required to be proved by calling at least one attesting witness। ठीक है, विल को प्रूव करा जा सकता है एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस को बुलाकर। तो क्या व्हेन इट इज रजिस्टर्ड, व्हेन इट इज अनरजिस्टर्ड, व्हेन इट इज एडमिटेड, या ऑल ऑफ द अबव? तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज व्हेन इट इज रजिस्टर्ड। कोई भी विल जो रजिस्टर हो चुका है तो हम एटलीस्ट एक अटेस्टिंग विटनेस को बुलाएंगे प्रूव करने के लिए। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, any person in section 106 of the Evidence Act refers to a party to the suit, a stranger to the suit, a person who is not a party to the suit but interested in the outcome of the suit, or is it all of the above? Any person in section 106 of the Evidence Act refers to, और क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज अ पार्टी टू द सूट। 106 में एनी पर्सन का मतलब है पार्टी टू द सूट। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन जॉइंट ट्रायल the evidentiary value of confession of a co-accused affecting himself and others has been discussed by the Supreme Court in which case? एविडेंशियरी वैल्यू की बात हो रही है ऑफ कन्फेशन ऑफ अ को एक्यूज्ड अफेक्टिंग हिमसेल्फ एंड अदर्स। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनमें से कौन से केस में डिस्कस करा गया था? इज इट कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय, राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और इज इट रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान? एविडेंशियल वैल्यू ऑफ द कन्फेशन ऑफ अ को एक्यूज्ड के बारे में बात करी गई थी इनमें से किस सेक्शन, किस केस में? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। आई होप आपको कश्मीरा सिंह का केस याद होगा, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑलराइट, हमारे पुराने वाले क्वेश्चन में कश्मीरा सिंह हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था और उसमें ऑप्शंस में पूछा गया था कि कश्मीरा सिंह के केस में क्या बातें डिस्कस करी गई है। यहाँ पर कश्मीरा सिंह को एज एन ऑप्शन दे दिया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the maximum number of witness which can be produced in a case? क्या हम 5 विटनेस ला सकते हैं? Can we bring 10 witnesses, 15 witnesses, or there is no limit as to number of witnesses? तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज नो लिमिट। मैक्सिमम नंबर ऑफ विटनेसेस के बारे में कहीं पर बात नहीं करी गई है। अगर हम सेक्शन 134 उठाते हैं, 134 ऑफ द एविडेंस एक्ट, उसमें ये बात कही गई है कि विटनेस की हम क्वालिटी पर जाएंगे ना कि क्वांटिटी पर। अगर एक विटनेस भी किसी बात को प्रूव कर दे रहा है तो दैट इज सफिशिएंट, और अगर 10 विटनेस भी या कई सारे विटनेस मिलकर भी एक बात को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो वो सारे विटनेस किसी काम के नहीं है। ठीक है, इसीलिए नो लिमिट सेट करी गई है यहाँ पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Pakla Narayan Swamy versus Emperor is a leading case on. Pakla Narayan Swamy is one of the most important case of Indian Evidence Act, and it is the leading case on. Is it dying declaration, confession, accomplice, या फिर expert witness? तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन। तो पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का जो केस है वो डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आप इसे याद कर लीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेक्शन 112 of the Indian Evidence Act provides that a child would be treated as legitimate if
after dissolution of marriage he or she has been born within how much days? सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग एक चाइल्ड को हम लेजिटिमेट चाइल्ड मानने वाले हैं इवन इफ वो शादी के डिसोल्यूशन मैरिज के डिसोल्यूशन के बाद उसकी बर्थ हुई है, लेकिन वो बर्थ इनमें से कितने दिनों के बीच हो जानी चाहिए? इज इट 180 days, 280 days, 270 days और इज इट 300 days? तो सेक्शन 112 अगर हम देखते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि विद इन द 280 days ऑफ द वुमेन बीइंग रीमैरिड या फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद विद इन 280 days उस चाइल्ड को बॉर्न हो जाना चाहिए, तब वो लेजिटिमेट चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, और अगर वुमेन दोबारा शादी कर लेती हैं और दोबारा शादी के बाद वो चाइल्ड हो रहा है तो स्टिल दैट चाइल्ड विल बी अ लेजिटिमेट चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पर हम पेरेंटेज की बात नहीं करते, यहाँ सिर्फ चाइल्ड की लेजिटिमेसी की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 280 days, दैट मीन्स ऑप्शन 2। Our next question is, which section of the Evidence Act is based on English doctrine of res geste? ठीक है, अब डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे के बारे में हमने ऑलरेडी एक बार पढ़ चुका है। ठीक है, रेस जेस्टे से आप याद कर लीजिए इस सेक्शन को बकायदा। ये है हमारा ऑप्शन 2, दैट इज सेक्शन 6 में डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे की बात करी गई है। क्योंकि आप डायरेक्ट पलटते रह जाएंगे, आपको रेस जेस्टे वर्ड कहीं नहीं नजर आने वाला है। ठीक है, आपको ये सेक्शन याद ही करना पड़ेगा, या फिर अपने बैरेक्ट में सेक्शन 6 के बगल में लिख लीजिए डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे। ठीक है, साथ ही साथ मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करूं तो उसके सेक्शन 4 में इस डॉक्ट्राइन के बारे में बात करी गई है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर सेक्शन 18 of the Evidence Act, admission of which of the following person is not admissible against the other? सेक्शन 18 of the Evidence Act के अकॉर्डिंग एडमिशन इनमें से कौन से पर्सन का एडमिसिबल नहीं है अगेंस्ट द अदर? ऑप्शन 1, one of the plaintiffs, option 2, one of the defendants, option 3, agents of the parties, or is it option 4, statement of a third party? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज वन ऑफ द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट का जो एडमिशन होता है दैट इज नॉट एडमिसिबल अगेंस्ट द अदर एज पर सेक्शन 18। ठीक है, क्योंकि हम प्लेंटिफ की स्टेटमेंट ले सकते हैं, उस प्लेंटिफ के एजेंट्स की भी स्टेटमेंट ले सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी की भी स्टेटमेंट ले सकते हैं फॉर द एडमिशन, लेकिन डिफेंडेंट की बात हम क्यों मानेंगे? ठीक है, उसमें ये बात नहीं लिखी गई है एज पर सेक्शन 18। ठीक है, डिफेंडेंट के स्टेटमेंट्स डेफिनेटली कहीं और जाकर एडमिसिबल जरूर हो जाते हैं, रेलेवेंट हो जाते हैं, लेकिन नॉट एज पर सेक्शन 18। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर सेक्शन 115 in the exercise of its revisional jurisdiction, a high court can do which of the following things? Option 1, to call for record of any case which has been decided by any court subordinate to the high court, to vary या reverse any decree or order against which an appeal lies to the high court, both 1 and 2, या फिर none of the above। ठीक है, तो सेक्शन 115 की बात कर रहे हैं हम, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, that is to call for the record of any case which has been decided by any court subordinate to the high court। रिविजनल जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट की ये पावर है। ठीक है, और सेक्शन 115 किसका? सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये एविडेंस का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, ये तो सीपीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, और सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या दिया हुआ है? तो वो एस्टॉपल के सिद्धांत के बारे में बात करता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर सेक्शन 59 to 60, ओके, 59 एंड 60 की बात हो रही है, इसमें बोला जा रहा है कि ओरल स्टेटमेंट और एविडेंस का क्या मतलब होता है? वो सारे स्टेटमेंट इसमें आ जाएंगे मेड बिफोर द कोर्ट बाय द विटनेस, या फिर ऑल स्टेटमेंट मेड बिफोर द पुलिस बाय एक्यूज्ड, या ऑल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट which a witness heard to say। 59 और 60 के अकॉर्डिंग ओरल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें शामिल होंगी?
तो अगर आपने सेक्शन 59 और 60 को अच्छी तरह पढ़ा है तो आपको सीधा सीधा जवाब मिल जाने वाला है कि ऑप्शन 1 में जो बात कही गई है दैट मीन्स सारे स्टेटमेंट जो हम कोर्ट के सामने देते हैं विटनेस के द्वारा जो दिया जाता है उसे हम ओरल स्टेटमेंट मानते हैं। और जिसने बैरेक्ट सही से नहीं पढ़ा होगा उसने 4 टिक कर दिया होगा, यहीं पर आप गलत हो गए। Our next question is A sees B running away from a room and afterwards sees C lying down in a pool of blood in the same room. A's evidence in as far as seeing running away is direct, but as far murder is concerned, ठीक है, it is a। क्या ये प्राइमरी एविडेंस होगा, सर्कमस्टांशियल एविडेंस होगा, रियल एविडेंस होगा या फिर सब्सटैंशियल एविडेंस होने वाला है? दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 दैट इज सर्कमस्टांशियल एविडेंस। ए ने ये तो देखा कि सी इज लाइंग इन द पूल ऑफ ब्लड और ये भी देखा कि बी इज रनिंग अवे फ्रॉम द रूम, लेकिन उसने डायरेक्टली ये तो नहीं देखा कि बी ने ही सी को मारा है। ये सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं, हालात इस तरह से पैदा हो रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि हो सकता है बी ने सी को मारा हो। तो ये एक तरह का सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, इट इज नॉट अ प्राइमरी एविडेंस। ये ना ही रियल एविडेंस है ना ही सब्सटैंशियल एविडेंस है। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपर्ट ओपिनियन। ओके, एक्सपर्ट ओपिनियन हम सेक्शन 45 के अंदर मानते हैं, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 45 एक्सपर्ट ओपिनियन क्या ये कंक्लूसिव प्रूफ होता है? कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, सपोर्टिव एंड कोरोबोरेटिव नेचर का होता है या फिर नन ऑफ द अबव। तो अगर हम एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करें तो जो एक्सपर्ट ओपिनियन होते हैं एज पर सेक्शन 45 ये सपोर्टिव एंड कोरोबोरेटिव नेचर के होते हैं। ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं बन जाता है कि एक्सपर्ट ने ये बात कह दी तो अब ये तो पत्थर की लकीर हो गई है, इसी बेसिस पर हम जाकर सबको सजा सुना दें। दिस इज नॉट द थिंग, ठीक है। एक्सपर्ट ओपिनियन एक कोरोबोरेटिव नेचर का ओपिनियन होता है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन बिफोर द ट्रायल बिगिन। ट्रायल शुरू होने से पहले एक्यूज्ड ने एक स्टेटमेंट दे दी by which he admits to have committed the offense। उसमें ये बात उसने एडमिट कर ली कि उसने एक ऑफेंस कमिट करा है, बट विच ही रेप्यूडेट्स एट द ट्रायल। लेकिन ट्रायल के दौरान वो इस बात से पलट जाता है, उसने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, मैंने कोई ऑफेंस ही नहीं करा है। तो क्या ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा, जुडिशियल कन्फेशन होगा, रिट्रैक्टेड कन्फेशन होगा या फिर वॉलेंट्री कन्फेशन होने वाला है? ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए हैं। एक्यूज्ड ने ट्रायल शुरू होने से पहले एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने ही ऑफेंस कमिट करा है, लेकिन जब वो कोर्ट में गया, कोर्ट में जाकर उसने कुछ और बात कह दी, अपने बात से वो पलट गया। तो इसे किस तरह का कन्फेशन हम कहेंगे? तो इसे हम रिट्रैक्टेड कन्फेशन कहते हैं, अपनी बात से पलट जाना। हम जो बात कहने के लिए आए थे कोर्ट में हमने वो बात नहीं कही। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है a retracted confession, can it be a solely made the basis of conviction? Cannot be solely made the basis of conviction, cannot be solely made the basis of the same is conviction corroborated unless, या both A and C are correct। क्या रिट्रैक्टेड कन्फेशन को हम सोलली कन्विक्ट कर देंगे रिट्रैक्टेड कन्फेशन के बेसिस पर किसी को? क्या हम उसे सोलली कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं या फिर उसे कन्विक्ट करने के लिए हमें कोरोबोरेशन की जरूरत पड़ेगी? रिट्रैक्टेड कन्फेशन से हम सोलली कन्विक्ट कर सकते हैं किसी पर्सन को और उसे हम कोरोबोरेट भी करेंगे। तो बोथ ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मतलब हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पे सही ऑप्शन हो गया। और आपका ये होमवर्क है कि मैं ये क्वेश्चन का आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में चाहती हूँ, ठीक है। अ कन्फेशन टू बी इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट। चलिए, मेरा लैपटॉप भी अब डिस्चार्ज हो चुका है, आप ये
क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, share this video and subscribe to my channel. Thank you.